विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। गति, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम भी हल्के हल्के अपनी गति चला रहे हैं ये चैप्टर को समझाने में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आज जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करने जा रहे हैं गति की दर का मापन। गति की दर का मापन ये कैसे करते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए बुक खोलते हैं। आप भी अपनी बुक खोलिए। तो गति की दर का मापन करने के लिए देखिए, आप सबसे पहले ये पिक्चर ए को देखें। कौन नहीं पसंद करता है क्रिकेट? सभी लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए क्रिकेट तो अभी हम नहीं खेल रहे हैं लेकिन इससे रिलेटेड कुछ समझ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे गेंद फेंकने की चाल किलोमीटर पर आवर में और ये दे रखी, इसका क्या अर्थ है? मीन्स आप ये पढ़ते होंगे ना कि गेंद ये इतनी रफ्तार से फेंक रहा है, तो ये कैसे है? तो ये जब किलोमीटर पर आवर, तो जो गेंद की जो एक चाल का एनालिसिस करा जाता है जब वो जाती है, तो ये जब हम इस टाइप से एक चार्ट में देखते हैं तो इसका ये अर्थ है कि ये जो गेंद इतनी स्पीड से फेंकी गई है कि वो 140 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर सकती है। और अलग अलग जो प्लेयर्स हैं उनका एनालिसिस करा गया। किसी का है कि वो 143 किलोमीटर पर आवर चल सकती है, दूसरे का 135 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकती है। तो ये एक एनालिसिस दे रखा है। दूसरा, आप यहाँ देखिए, आप रोड पर जाते हैं, ऐसा साइन बोर्ड देखने को मिलता है। क्या अर्थ है इसका? आपका 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, या हम कहते हैं किलोमीटर पर प्रति घंटा भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम प्रति आवर भी पर आवर करके बोलते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि अगर आप इस रोड पर गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है तो बिल्कुल ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। और कोई अगर ट्रॉली टाइप है, ट्रक है, वो 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ट्रक 40 किलोमीटर तय कर सकता है और गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय कर सकती है। मीन्स थोड़ा सा गाड़ी तेज चल सकती है ट्रक से, या हल्की तेज चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो हमें ये एक मेजरमेंट दिया है, लेकिन अब किलोमीटर पर आवर, इसका असली अर्थ क्या है, कैसे इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा हम आज के सेशन में और डिटेल में समझेंगे। तो किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती। सबसे पहले तो हम इस चीज को देखें, जैसे अभी हमने ट्रक और कार का ही देखा। अब हो सकता है कि जिस एक फाइनल डेस्टिनेशन पे कार जा रही है उसी फाइनल डेस्टिनेशन पे ट्रक भी जा रहा है, लेकिन जो गाड़ी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है और ट्रक 40 किलोमीटर प्रति घंटे के से चल सकता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? गाड़ी जल्दी पहुंच जाएगी, ट्रक थोड़ा बाद में पहुंचेगा, क्योंकि वो इतना 1 घंटे में सिर्फ 40 किलोमीटर की ही स्पीड से चल सकता है, वो उससे ज्यादा नहीं कवर कर सकता है। ये निर्देश है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो अलग अलग समय लेंगी। वो हो सकता है कि जैसे अभी यहाँ पे स्पीड लिमिट है उसके कारण है, या उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है। अगर क्या इतनी तेजी से स्कूटर दौड़ सकता है, टू व्हीलर? नहीं। तो ये ही, और कार ज्यादा तेजी से चल सकती है, स्कूटर उतनी तेजी से नहीं चल सकता है। तो सेम डिस्टेंस कवर करने में हम कार से जाएं, स्कूटर से जाएं, साइकिल से जाएं, अलग अलग टाइम लगेगा। तो और वही एक कारण है, कोई जो हमारा अगर हम कहें व्हीकल वो तेज चलता है, कोई थोड़ा स्लो चलता है। तो वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। जैसे साइकिल का एग्जांपल लें, स्कूटर का लें और कार का लें, तो साइकिल सबसे कम एक उसका जो दर है वो सबसे कम होगा, साइकिल का उससे थोड़ा ज्यादा, गाड़ी का सबसे तेज। तो अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। दूसरी जगह बात क्या हो गई है कि अलग अलग वस्तुएं, उनकी जो गति है वो समान भी हो सकती है। तो अगर हम जैसे एक एग्जांपल लें, आपका स्कूटर और स्कूटी अलग अलग हैं, लेकिन वो एक जो उनकी जो दर है वो समान रहेगी।
और ऐसे हम और भी बहुत उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम कार और जीप का लें तो सेम जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि एक डिस्टेंस कवर करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग टाइम ले सकती हैं, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अलग अलग वस्तुएं सेम गति से भी चल सकती हैं। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा। असली बात यह है जो आपको समझनी है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में, मतलब एक तय किए हुए समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो वस्तु की गति की दर को हम कहते हैं चाल। और इसका जो मात्रक होता है वो हम ऐसे ये ms-1 चिन्ह से एक शो करते हैं। इसका अर्थ है मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर अपॉन सेकंड। तो जब हम सेकंड को ऊपर लाते हैं तो हम उसका जो पावर होती है उसको नेगेटिव उससे शो करते हैं। क्लियर हुआ? और दूसरा जो मात्रक है उसका सेंटीमीटर पर सेकंड हम बोलते हैं, लेकिन जब हमें देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आर है ना, तो इस आर को जो हमारा डिवीजन वाला साइन है उसके ऊपर लेकर आएंगे तो h-1 हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो जब हम ऐसे एक पार में -1 कुछ देखते हैं तो इसका मतलब है हम उसको अपॉन में करके लिख सकते हैं। तो तो ये एक चीज है। तो हम इसको बोलने में हम मीटर पर सेकंड ही बोलते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ ये इसके 3 मात्रक होते हैं। तो या तो हम और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है, मीटर और सेंटीमीटर को हम सेकंड के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन जो किलोमीटर होता है उसको हम घंटे के हिसाब से, आवर के हिसाब से उसका एक रेशियो रखते हैं। तो हम मीटर पर आवर नहीं बोल सकते, हम सेंटीमीटर पर आवर नहीं बोल सकते, हम किलोमीटर पर सेकंड नहीं बोल सकते। तो ये नहीं, ये रिलेशन मीटर सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड और किलोमीटर आवर ये चलता है। ठीक है? तो अब हम ये देखते हैं कि वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। और यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो, कि मतलब एक हम पर्टिकुलर उसी गति के बारे में बात करें, हम अलग अलग बात कर सकते हैं। और जनरली अगर हम देखें तो जो वस्तुएं हैं वो एक असमान गति से चलती हैं, क्योंकि हम जैसे रोड पर जब हम एक चलने वाला कर रहे हैं, अगर हम रूटीन में अपने एक चलने की बात कर रहे हैं तो वो हमारी एक क्या होती है, असमान गति होती है, क्योंकि कहीं ट्रैफिक होता है, कहीं नैरो लेन होती है, अभी हमें एक वो इतना हम स्पीड में नहीं ले पाते हैं, अलग अलग कारणों से। और इस कारण एक जो जनरल जो हमारा जो एक मूवमेंट होता है वो एक असमान गति से होता है। अगर हम चल भी रहे हैं, अपनी इच्छा से चल रहे हैं, पार्क में चल रहे हैं, लेकिन शुरू में हम बड़े तेजी से चलते हैं, फिर जब थकने लग जाते हैं तो हमारे स्लो होने लगता है। तो हम क्या करें, एक असमान गति देखने को मिलती है। असमान गति हमने इससे पहले वाले सेशन में समझा था, समान और असमान। कि अब हमारा क्या होता है कि उतने टाइम पीरियड में हम जितना, अगर हम देखते हैं कि अगर हम 5 किलोमीटर हम 15 मिनट में वो कवर कर रहे थे, लेकिन फिर आगे चलकर वो 5 किलोमीटर हम 25 मिनट में कवर कर सकते हैं, और कभी हम और 10 मिनट में कवर कर सकते हैं। तो ये हमारी एक असमान गति जनरली चलती है। तो वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। तो जब हमारी ये जो वस्तुएं जो हैं जब एक असमान गति से चलती हैं तो हमें उनका कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनका औसत चाल निकालते हैं। और औसत चाल का आपका यह फॉर्मूला है, इसे मार्क कर लीजिए। ये इसका फॉर्मूला है, औसत चाल इज इक्वल टू तय की गई कुल दूरी और कुल समयावधि।
कि कितना टोटल डिस्टेंस आपने कितने टोटल टाइम में करा, तो हम उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये तो शब्दों में है, और इसको हम जब आप अब फिजिक्स में देखेंगे कि हम इसके ना सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो औसत चाल को हम v से डिनोट करते हैं, और दूरी को हम s से, और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जैसे अगर एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नहीं चली होगी, कुछ समय ये इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। ठीक है, तो जैसे मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई कार है वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, लेकिन हम उसके औसत चाल को हम 50 किलोमीटर पर आवर कह रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि वो पूरे समय 50 किलोमीटर पर आवर से नहीं चली, उसका वो थोड़ा कभी उसका ज्यादा या कम हुआ होगा। तो इसको एक हम और आपके एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या है? क्लियर हुआ? तो हम फॉर्मूला देखिए हमारा क्या है। हमारा औसत चाल है तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी उसने पहले 16 मीटर चली, फिर 16 मीटर चली, टोटल 32 मीटर चली। और कुल समय कितना लिया? पहले उसने 4 सेकंड लिया, फिर 2 सेकंड, कुल समय आ गया 6 सेकंड। तो 32 डिवाइडेड बाय 6, तो उसकी जो औसत चाल है वो है, उसकी जो औसत चाल निकली है वो 5.33 मीटर पर सेकंड निकली है। तो ये देखें, तो ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेज बनाएं, अभी मैं आपको जितने फॉर्मूलेस बताती जाऊंगी उनको आप एक पेज पे नोट करते चले जाइएगा। फिर ये पहला फॉर्मूला है। अब दिशा के साथ चाल की बात करते हैं। तो अगर हम किसी वस्तु की गति की दर को और भी हम एक वो व्यापक उसमें एक और इलेबरेट फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें, और जब हम दिशा और चाल दोनों को जब व्यक्त करते हैं उसको हम कहते हैं वेग। तो चाल क्या है? चाल में हम दिशा को नहीं कह रहे हैं, लेकिन वेग में हम दिशा को भी मान रहे हैं कि वो कैसे सीधे जा रही है, फिर वो उत्तर दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है, हम वो एक उसकी दिशा को भी निर्धारित करते हैं। तो अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। तो यहाँ पे वेग की परिभाषा देखें तो एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। ये मार्क कर लीजिए अपनी बुक में। और जैसे चाल एक समान और असमान हो सकती है, इसी प्रकार वेग भी समान और असमान हो सकता है। और यह वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। कि हम पहले जैसे अगर या तो उसकी चाल में कुछ डिफरेंस आ रहा है या उसकी दिशा में डिफरेंस आ रहा है, या दोनों में ही कुछ अगर डिफरेंस या परिवर्तन आ रहा है, तो हम जो वेग है उसमें एक हम परिवर्तन मान सकते हैं। तो जब कोई एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल से के साथ गति कर रही होती है, तो इसकी गति की दर के परिमाण को हम औसत वेग के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो औसत वेग जो है वो आप देखिए क्या है, उसका प्रारंभिक वेग, उसका अंतिम वेग, और उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने एक और फॉर्मूला आ रहा है जिसको मार्क कर ले। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं कि उसका जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या अगर हम देखते हैं उसकी पहले इनिशियल कोई और एक चाल थी, बाद में कुछ और हो गई है, तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे? तो उसको हम औसत वेग से हम करते हैं। तो औसत वेग देखें, यहाँ पे आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला था v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस था डिस्टेंस, दूरी, और टी था समय। लेकिन जब हम वेग की बात कर रहे हैं तो इसको आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसको भी हम v से
शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एवरेज लिख रहे हैं। और यहाँ जो वेग है उसको हम u प्लस वी अपॉन 2। तो u जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रारंभिक वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और v जो है वो अंतिम वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो और ये चाल तथा वेग दोनों के ही मात्रक सेम होते हैं मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये m(s-1) जो मैं आपको बता रही थी, इसको हम m/s टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, या m/s भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें ये अपॉन का साइन नहीं लगाना है तो हम इसको s को हम यहाँ जब ऊपर लेकर आते हैं तो हमारी पावर माइनस हो जाती है। तो जैसे आपके सामने ये कह रहे हैं, आप अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, तो आप अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। तो कितना होगा? तो दूरी कितनी होगी कि आपका जो है औसत चाल आपकी 4 किलोमीटर पर आवर है। जरा सोचिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारे एक हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपको और समझ में आएगा कि यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर वो 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो ओडोमीटर ये हमें बताता है हमने कितना डिस्टेंस चला है। तो जब हमने स्टार्ट करा तो ये था, और जब हमारी यात्रा खत्म हुई तो ये इतना था। तो बताइए कितना हमने डिस्टेंस कवर करा होगा? 400, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और इस यात्रा में हमें 8 घंटे लगते हैं। तो कार की औसत चाल आप बताएं। तो यहाँ पे देखिए ऑडोमीटर हमारा क्या था कि अंतिम ये था और स्टार्टिंग ये था, तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाला, वो आया 400 किलोमीटर जो हम चले थे। ठीक है, क्योंकि 2000 तो उसमें ऑलरेडी मार्क था, उतना तो अभी हमने स्टार्ट करे ही नहीं है, 2000 से स्टार्ट करा है, तो हमने उसलिए उतना माइनस करा। 2400 में से 2000 हमें मिला 400, और हमें जो समय लगा है 8 घंटे लगे। तो हमारा डिस्टेंस कितना था? 400, 8 घंटे लगे, तो हमारी जो ये जो हमारी औसत चाल निकली वो निकली 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे औसत चाल को किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों यूनिट में हमें बताना है। तो देखिए किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा। हमारा आंसर तो आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा ये जो 50 आया है, इसको हम 1000 से किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और घंटा है, घंटे को हमें सेकंड में चेंज करना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो हम फिर 50 को क्या है हमारा जो जाएगा, इसको हम इंटू 1000 अपॉन 3600 जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो हमारे पास आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। तो हम इस प्रकार हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और घंटे को हमें सेकंड में चेंज करना है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो वो हमने, क्योंकि घंटा हम नीचे लिखते हैं तो 3600 हम नीचे सेकंड के लिए लिखेंगे। बस फिर आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर में हमारा 50 और मीटर पर सेकंड में 13.9 आ जाएगा। दूसरा हम एक और उदाहरण देखते हैं कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उसकी औसत चाल क्या है? और औसत वेग को भी ज्ञात करें। तो क्योंकि वो क्या है 90 मीटर तालाब में तैरती है और फिर वो वापस भी आती है,
उसी स्थान पे जहां से स्टार्ट करा तो विस्थापन 0 हो गया। औसत चाल अगर हम निकालें तो तय की गई हुई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हुई 180, क्योंकि 90 मीटर वो गई और फिर 90 मीटर वापस आई, तो 180 हो गई उसकी। और जो उसने 1 मिनट में करा तो 1 मिनट हमने यहाँ लिखा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो, देखिए जो यूनिट हमने आपको पहले बताई थी, ये इसलिए बताई थी कि ये आपको याद करनी रखनी चाहिए कि मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो दे रखी है 1 मिनट, तो हमें 1 मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा। तो 1 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 180 को 60 से डिवाइड करेंगे, तो 0 0 कैंसिल, 6 3 18, हमारा आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो हो गया औसत चाल। औसत वेग के लिए विस्थापन अपॉन लिया गया कुल समय, तो विस्थापन तो हमारा 0 था और लिया गया कुल समय 60 था, तो हमारा जो औसत वेग आएगा वो हमारा 0 आएगा, क्योंकि 0 से हम कोई नंबर ना मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें आंसर 0 आता है। तो ये आप, ये थोड़ी थोड़ी छोटी सी बातें जिनको याद रखना है, इसलिए जो यूनिट हमने मार्क करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे हमें औसत चाल औसत वेग को रखना है उसका हमें ध्यान में रखना है, तो वो आपको हमने ये एग्जाम्पल से समझाया है। तो कैसे औसत चाल हम निकालते हैं, औसत वेग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप ये अपना रिवाइज करते रहें। तो सेशन एंड करने से पहले थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। वस्तु की चाल, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और उसके अन्य मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होता है। और औसत चाल की अगर हम बात करें तो औसत चाल होती है तय की गई कुल दूरी अपॉन कुल समयावधि। तो यहाँ पे कुल दूरी को, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि वो क्या हुआ कि वो गई और वापस उसी स्थान पर आ गई, तो उसने उसकी जो तय की गई कुल दूरी वो 0 है। और टोटल समय आपका टी है, तो हम इस प्रकार वस्तु की औसत चाल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेग तथा औसत वेग, यदि हम वस्तु की चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करें तो उसे वेग कहा जाता है। अतः एक निश्चित समय में चाल को वेग कहते हैं। औसत वेग, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तो उसकी गति के परिमाण को औसत वेग द्वारा व्यक्त करते हैं। और दिशा के साथ चाल की बात करें तो औसत वेग को हम प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, और ये हम जो बुक का है उसी का ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार हम औसत वेग निकालते हैं। तो बच्चों ये आज जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जितने फॉर्मूलेस हैं, जैसा मैंने कहा है, एक आप अपनी कॉपी में एक पेज बनाएं और इस चैप्टर के जितने आपके फॉर्मूलेस हम आगे डिस्कस करते जाएंगे और आज जितने करें वो एक पेज पर लिखते चले जाएं। तो आप वो जो पेज है जहां फॉर्मूलेस लिखे हैं, जितना आप उसको ध्यान में रखेंगे आपके लिए चैप्टर उतना ही इजी होता जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।